हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और इस वीडियो का यूज जैसे आपको करना है वैसे मैं डेली बताती हूँ। जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले उसके वीडियो पोस्ट करो, अपना आंसर लगाओ और उसके बाद उसका आंसर देखो। और इसी तरह से टोटल 10 क्वेश्चन करते जाओ। 5 से 10 मिनट में आपके टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और डेली बेसिस पे इस वीडियो के साथ, इस सीरीज के साथ ऐसे ही जुड़े रहो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो प्रोविजंस हैं जो WTO के अंदर है, उन वे किस लिए हैं? आर मेंट फॉर, वो किसके मतलब मेन उनका पर्पस क्या है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का? इंडिजिनस गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड को प्रोटेक्ट करना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, सेफ गार्ड करना ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, या फिर टोटल एमिशंस को रिड्यूस करना ट्रेड से। तो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अगर आपने WTO में पढ़ा है, वो किसके लिए है? डेवलपिंग कंट्री के जो ट्रेड इंटरेस्ट हैं उनको सेफ गार्ड करना। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट उनके लिए दिया गया है, ठीक है। तो WTO में कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस है जो डेवलपिंग कंट्री को कुछ स्पेशल राइट देते हैं, ताकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्री को कुछ स्पेशली ट्रीट कर सके। जैसे कि अगर मान लो कि कोई कमिटमेंट पूरी करनी है, तो कमिटमेंट पूरी करने के लिए डेवलप्ड कंट्री तो उसी टाइम कर सकती हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास उतना ज़्यादा मनी या फिर उतना ज़्यादा फाइनेंस नहीं होता है, तो इसके लिए उनको कुछ टाइम दिया जाए, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप के अगर आप प्रोविजंस डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्रिएट करते हो तो उसी को बोलते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। मतलब उनके साथ कुछ डिफरेंट या स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए जो डेवलपिंग कंट्री है उनके साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर हो गया हमारा सी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनर मिनरल्स के बारे में। किसके बारे में है? माइनर मिनरल्स के बारे में है। सबसे पहले है एनी मिनरल बाय द नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में बी डिक्लेयर्ड एज माइनर मिनरल। आप सभी को पता है माइन एंड मिनरल्स जो वाला एक्ट है ना, माइन एंड मिनरल्स एक्ट जो है, माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो 1957 में आया था। कब आया था? 1957 में आया था। उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि कोई भी मिनरल बाय नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको माइनर मिनरल क्रिएट कर सकती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं द रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं रूल्स बनाने की और इन्फोर्समेंट करने की माइनर मिनरल्स के केस में, वो किसके पास है? वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि भाई रेगुलेटरी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है ना, जितनी भी चीज़ें हैं माइनर मिनरल्स के बारे में, वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सबसे पहले नोटिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद एक बार नोटिफाई करने के बाद जितनी भी पावर दी गई है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। थर्ड है मार्बल, स्लेट, स्टोन, ये सारे जो भी हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, क्वार्टजाइट एंड स्टैंड स्टोन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये माइनर मिनरल्स में आते हैं। बिल्कुल ये सारे ही माइनर मिनरल्स में आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, या फिर ज्योग्राफी भी नहीं तो इन्वायरमेंट में भी ये आता है, ठीक है। तो माइनर मिनरल्स के बारे में हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले है कुछ स्टेटमेंट्स को हमें कंसीडर करना है पॉपुलेशन चेंज के बारे में। किसके बारे में? पॉपुलेशन चेंज के बारे में। सबसे पहले है द क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन। तो आप सभी को पता होगा क्रूड बर्थ रेट या क्रूड बर्थ डेथ रेट क्या होते हैं? नंबर ऑफ, मतलब क्रूड बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, ना कि पर लाख। कितना होता है? पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड बोल रहे हैं क्रूड डेथ रेट जो होता है वो सिंपल मोर्टेलिटी ऑफ एनी एरिया को मेजर करता है। बिल्कुल, क्रूड डेथ रेट में डेथ मेजर की जाएंगी, मोर्टेलिटी मेजर की जाएगी, और ये भी क्या होता है? पर 1000 अगर आ जाए तो ये भी पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन होती है। कितनी डेथ पर 1000 में हो रही है? थर्ड है एज पर 2011 सेंसस क्रूड डेथ रेट वॉज मोर देन क्रूड बर्थ रेट इन इंडिया। बोल रहे हैं कि 2011 के सेंसस में जो क्रूड डेथ रेट था वो ज़्यादा था क्रूड बर्थ रेट। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? बिल्कुल रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? बिल्कुल रॉन्ग है।
तो आप याद रखना जो हमारा क्रूड बर्थ रेट था ना, जो हमारा क्रूड बर्थ रेट था 2011 के सेंसस में वो था 21.8, और जो हमारा क्रूड डेथ रेट है मतलब था 2011 के सेंसस में वो था ओनली 7.1। ठीक है, तो इससे ही आपको पता चल गया कि बर्थ रेट हमारा क्रूड बर्थ रेट ज़्यादा है क्रूड डेथ रेट से। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और बतानी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्यों हमने ओनली वन लिखा ये समझ में आ गया, क्योंकि पूछा था हमसे करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछते तो 2 लगाते थे। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में है, 3 मिशंस दे रखे हैं। सबसे पहले है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, दूसरा है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, और तीसरा है मिस्टी स्कीम। देखो मिस्टी स्कीम कई बार हम करवा चुके हैं, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। मेनली मिस्टी स्कीम किसके लिए है, मैनग्रोव के मतलब उसके लिए कि हम मैनग्रोव्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है, तो क्या ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को कम करने के लिए है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए नहीं। सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कम करने के लिए आपने सुना होगा पीएम परिणाम स्कीम। ठीक है, पीएम परिणाम स्कीम आपने सुनी होगी, वो स्पेशलिस्ट स्कीम लाई गई है ताकि सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड हैं उनके अमाउंट को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो सके। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। तो मिस्टी जो स्कीम है, मिस्टी स्कीम मेनली किसके लिए है, मैनग्रोव्स के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। अब आ जाते हैं किस पे, अपनी सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या बोलती है कि ग्रीन क्रेडिट जो प्रोग्राम है उसका मेन मकसद है इंसेंटिवाइज करना जो भी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिव एक्शन है कंपनीज, इंडिविजुअल और लोकल बॉडीज के द्वारा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम उसी लिए है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या बिल्कुल सही है। फर्स्ट है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, आप सभी को दिख रहा है ग्रीनरी बढ़ाने के लिए है। इसका मेन पर्पज है फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना, जो भी डिग्रेडेड लैंड है, और फॉरेस्टेड लैंड को प्रोटेक्ट करना, दोनों ही सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट केवल 2 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है इसमें, और जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या हो गई है, इसमें रॉन्ग हो गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस के बारे में। किसके बारे में, कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस के बारे में। सबसे पहले है द सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन्स जो CORS टू क्रिएट एक्यूरेट डिजिटल मैप। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सर्वे ऑफ इंडिया CORS को मेंटेन करता है ताकि एक्यूरेट डिजिटल मैप को क्रिएट किया जा सके, बिल्कुल सही है। कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन जो है इसमें क्या होता है, एक GPS रिसीवर होता है जो ऑपरेट करता रहता है कंटिन्यूसली, और एक स्टेबल एंटीना होता है जो कंटिन्यूसली रॉ डेटा को क्या करता रहता है, स्ट्रीम करता रहता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड बोल रहे हैं सच रेफरेंस स्टेशन आर प्रेजेंट ऑल ओवर द ग्लोब, और ऐसे रेफरेंस स्टेशन पूरे ग्लोब पे हैं ताकि अर्थ की क्रस्ट को मॉनिटर किया जा सके, ताकि मैनमेड या फिर नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या किया जा सके, ट्रैक किया जा सके और फैसिलिटेट कराया जा सके एक्यूरेट नेविगेशन को। बिल्कुल, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग, इसलिए इसका नाम है कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग, कंटिन्यूसली ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस स्टेशन जो हर जगह पे हैं, ठीक है, इन इंडिया में। ठीक है, तो याद रखना, तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी करेक्ट है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर इसके बारे में क्या हो जाता है, C। ठीक है, ये देखो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन है। ठीक है, अभी मतलब किसने स्टार्ट किया है, ये सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है, सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, ताकि हम नेशन वाइड CORS नेटवर्क को ऑपरेट कर सके। ठीक है, कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन है, इसमें ऊपर सारे क्या है, सैटेलाइट है। ये जगह मान लो ये ग्लोब है, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ कुछ ये रख दिए गए हैं जो किससे कनेक्टेड है, नेटवर्क सर्वर से कनेक्टेड है, वो एक मास्टर स्टेशन से कनेक्टेड है, और वे मास्टर स्टेशन क्या है, सैटेलाइट से कनेक्टेड। तो ये कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन है। ठीक है, याद रखना इनको। और इसके बारे में ना एक चीज़ और ध्यान रखना, आप एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखनी है कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये जो टेक्नोलॉजी है मेनली किस में यूज़ की जाएगी, स्वामित्व स्कीम में यूज़ की जाएगी, स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व स्कीम जो है ना, जिसमें विलेजेस को सर्वे किया जाएगा। ठीक है, उसमें मतलब जो गांव है उसमें रेड डोरे के अंदर जो भी प्लेसेस हैं उनको जो मैप किया जाएगा, उसमें मेनली भी ये टेक्नोलॉजी मेनली यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, इसीलिए मेनली ये और ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि ये लार्ज लेवल पे ये टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी फ्लोर के बारे में बताना। देख लेते हैं भाई सी फ्लोर के बारे में। बोल रहे हैं कि वोल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन अलोंग द मिड ओशियनिक रीज। आप सभी को पता है कि मिड, जहाँ पे भी मिड ओशियनिक रीज होती है वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन कॉमन होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहे हैं रॉक की जो एज है वो डिक्रीज होती है एज वन मूव फ्रॉम द क्रेस्ट। देखो मान लो कि यहाँ पे वोल्केनो है, ठीक है, यहाँ से वोल्केनो बाहर निकल रहा है, तो जो यहाँ पे लावा होगा वो क्या होगा, वो सबसे यंगेस्ट होगा, और जो दूर पे होगा, जो दूर चला गया, मतलब ऐसे खिसक खिसक के दूर चला गया, तो उसकी एज क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये बोल रहे हैं, और वो क्या बाद में लावा क्या रॉक में चेंज हो जाता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ की ये ओल्डेस्ट होगा और ये यंगेस्ट होगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि एज ऑफ द रॉक डिक्रीजेज, नहीं, एज ऑफ द रॉक इंक्रीज करती है। एज रॉक की क्या करती है, इंक्रीज करती है जब हम क्रेस्ट से मूव अवे, मतलब मूव करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या दे रखी है, बिल्कुल रॉन्ग दे रखी है हमें। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग दे रखी है। थर्ड है द ओशन क्रस्ट रॉक ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। बोल रहे हैं कि जो ओशन क्रस्ट की जो रॉक है वो क्या होती है, हमारी ज़्यादा यंग होती है देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, ये भी बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है कि भाई क्योंकि ओशन क्रस्ट में क्या है, मेनली वोल्केनो क्या होते हैं, इरप्ट होते रहते हैं, तो वहाँ पे जो क्रस्ट बनती जाती है वो यंग होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, और हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट कितने स्टेटमेंट है, केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड गाइज, अरे ठीक है गाइज, तो हमारा वो वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में बात कर रहा है, हमें बताना है थर्मोस्फेयर के बारे में। किसके बारे में, थर्मोस्फेयर के बारे में। सबसे पहले थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो बहुत रैपिडली डिक्रीज करता है हाइट के इंक्रीज होने के साथ। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रखी है, क्योंकि थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है बहुत रैपिडली जब हम उधर से उधर जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होती है, बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड बोल रहे हैं रेडियो वेव्स जो अर्थ से ट्रांसमिट होती हैं रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है अर्थ में इस लेयर से, बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। थर्ड बोल रहे हैं स्पेस शटल और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दोनों ही अर्थ के ऑर्बिट करते हैं इसी में रह के, बिल्कुल भाई इसी में है। और आपने एक और नाम सुना होगा, जो लो अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट है ना, वो भी यहीं पे रहते हैं लगभग, ठीक है, वो भी यहीं पे रहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट वाले, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बताने क्या करेक्ट स्टेटमेंट, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। थर्मोस्फेयर में एक चीज़ ध्यान रखना है, टेम्परेचर होता तो बहुत ज़्यादा, लेकिन डिस्पाइट हाई टेम्परेचर वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है, इसीलिए सैटेलाइट्स जो है ना उतनी ज़्यादा हीट डैमेज सफ़र नहीं करते, इसीलिए वहाँ पे मेनली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है, स्पेस शटल्स भी हैं, लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट भी वहीं पे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है फिशरीज के बारे में। बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर गुड फॉर फिशरीज प्रोडक्शन एंड कैच। फिशरीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए और कैच के लिए क्या अच्छा है। बोल रहे हैं सबसे पहले शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्स इन कोल्ड रीजन। कोल्ड रीजन में शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्स बिल्कुल भी शैलो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप होंगी तो आप कैच कैसे करोगे। सेकंड बोल रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन्स का अबंडेंस होना, तभी तो फिशेज को फूड मिल पाएगा। थर्ड एमिटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट, बिल्कुल भाई जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट मिलेंगे वहाँ पे एक सूदिंग एटमॉस्फेयर या सूदिंग वाटर की कंडीशन होंगी जहाँ पे आप फिशिंग को प्रमोट कर सकते हो। और फोर्थ बोल रहे हैं कोस्टल अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट रिच कोल्डर वाटर, जहाँ पे अपवेलिंग हो न्यूट्रिएंट रिच कोल्डर वाटर की, बिल्कुल अगर न्यूट्रिएंट रिच कोल्डर वाटर की अपवेलिंग होगी तभी तो वहाँ पे उनको फूड अच्छे से मिल पाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स को, फिर जू प्लैंक्टन्स बनेंगे, उनको फिशेस खाएंगी, तो पूरा एक फूड चेन वैसे अच्छी बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारी ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है किसके लिए, गुड फिशरी प्रोडक्शन और कैच के लिए। तो हमें करेक्ट बतानी है, तो सारी ही इसके बारे में क्या हमारी करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में बताना है, सुनामी की स्पीड के बारे में बताना है ओशन में। देखो हम ये पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। स्पीड के बारे में बोल रहे हैं सुनामी वेव्स की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है। आप सभी को पता है सुनामी वेव्स की जो मेनली स्पीड है ना वो ओशन की डेप्थ पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, ओशन की डेप्थ पे डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ही ध्यान रखना, जैसे ही मतलब डेप्थ जो इंक्रीज होती है ना, जैसे ही डेप्थ डिक्रीज होती है वैसे ही हाइट जो होती है इंक्रीज होने लग जाती है सुनामी वेव्स की, ठीक है। याद रखना ओशन की डेप्थ पे डिपेंड करती है रादर देन ये जो और चीज़ें लिख रखी हैं उनके अलावा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो गया हमारा क्या, ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। आप सभी को पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के इमरजेंस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हैं। अनस्टेबल कंडीशन चाहिए ट्रोपोस्फेयर में, बिल्कुल भाई। स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स चाहिए है। वर्टिकल विंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नो वर्टिकल विंड, वर्टिकल विंड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए हमें, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग होगी। थर्ड बोल रहे हैं लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, बिल्कुल वार्म एंड मॉइस्ट एयर की कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। तो अब हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका क्या हो गया अभी। तो इसी नोट पे आज के हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। ठीक है गाइस, तो इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक